कुशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सार्थक, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स। और हमारे करंट अफेयर के कोर्स का नाम है सृजन। तो अब तक जो हमने 9 लेसन देखे हैं उसके अंदर हमने 1 जनवरी 2019 से लेके 4 मार्च 2019 तक का जितना भी करंट अफेयर का मैटर था तो वो सब हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो उसी के आगे से यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट ए थम्स अप, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है उषा थोरट जी से रिलेटेड। तो इनकी एक कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी इनकी अध्यक्षता के अंदर। तो कमेटी किसके द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी? तो बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर कमेटी बनाई गई थी। एंड इनको क्या फंक्शन मेनली यहाँ पर दिया गया था? कमेटी टू रिकमेंड स्टेप्स फॉर इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द करेंसी। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्लोबल क्राइसिस यहाँ पर चल रहा है। पोस्ट डिमोनेटाइजेशन भी हम देखें या फिर इसके अलावा जीएसटी भी जब से आया तब से जो इंडियन करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती जा रही है बाकी जो भी इंटरनेशनल करेंसी है उनके रेफरेंस के अंदर। तो उसी को देखते हुए आरबीआई ने उषा थोरट जी के अंडर एक कमेटी बनाई थी कि वो जो करेंसी है उसको स्टेबलाइज यहाँ पर किया जा सके, तो उसको लेके वो वहाँ पर रिकमेंडेशन दें। एंड जैसे कि आपको पता होगा कि अगर डॉलर की जो प्राइस है वो यहाँ पर इंक्रीज होती है तो हमारे एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर बढ़िया होता है। डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो रही है मतलब हमारी जो करेंसी है वो यहाँ पर डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब उसकी वैल्यू यहाँ पर कम हो रही है। जैसे कि आपने चाइना के बारे में सुना होगा कि चाइना अपनी जो करेंसी है उसको डिवैल्यूएट करके रखता है, मतलब जितनी जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उसके हिसाब से उसकी सप्लाई को, उसकी डिमांड को कम ज़्यादा करता है ताकि वो अंडर वैल्यू उसको कर सके। और उससे होगा क्या कि डॉलर्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे। डॉलर्स कैसे ज़्यादा आएंगे? अगर डॉलर्स की रेट बढ़ जाएगी तो हमारे कंट्रीज से जो भी लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर तो उनको पैसे किसके अंदर मिलेंगे? डॉलर के अंदर मिलेंगे। तो डॉलर बढ़ने से जैसे $1 70 रुपीज़ का मिल रहा है और हम एक कोई बोतल है वो 70 रुपीज़ की दे रहे हैं। अगर $1 की जो वैल्यू है वो 80 रुपीज़ हो जाए तो हम एक ही बोतल उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस एक बोतल के बदले हमें कितने रुपए यहाँ पर मिलेंगे? 80 रुपीज़ मिलेंगे। तो डॉलर के बढ़ने के साथ हमारा एक्सपोर्ट के लिए अच्छा होता है एंड इसका वाइस वर्सा भी उतना ही सही है। अगर डॉलर्स कम होते हैं तो हमारे इंपोर्ट के लिए अच्छा होता है, मतलब हम सस्ते रेट में यहाँ पर सामान दूसरे देशों के अंदर यहाँ पर भेज सकते हैं। एंड डॉलर जैसा आपको पता होगा आईएमएफ की भी एक करेंसी है। आईएमएफ की जो 5 करेंसी है उसके अंदर डॉलर का भी एक पार्ट यहाँ पर है। एंड हमारे जो फॉरेन रिजर्व है उसके अंदर भी डॉलर यहाँ पर रखते हैं। एंड डॉलर की रेट कैसे कम ज़्यादा होती है वो आप इकोनॉमिक्स का ही पूरा अलग एक चैप्टर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वगैरह जो होता है, जिसके अंदर आरबीआई फिर इंटरवेन करके यहाँ पर डॉलर की सप्लाई को मैनेज करती है, यहाँ पर रुपये की वैल्यू को यहाँ पर मैनेज करती है। तो उसी को देखते हुए उषा थोरट जी की कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी ताकि वो रिकमेंडेशन दे सके कि हम कैसे कैसे यहाँ पर आगे पॉलिसीज़ को लेकर चलें जिससे कि हमारी जो करेंसी है वो यहाँ पर स्टेबलाइज हो सके, ठीक है, ताकि हमारे एक्सपोर्ट के लिए भी अच्छा रहे और हमारे इंपोर्ट्स के लिए भी यहाँ पर अच्छा रहे। नेक्स्ट है हमारे पास एमओयू से रिलेटेड। तो एमओयू किस किस के बीच में यहाँ पर साइन किया गया है? तो इंडिया एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम साइंड एन एमओयू ऑन कोऑपरेशन इन वेदर एंड क्लाइमेट साइंस। तो वेदर एंड क्लाइमेट साइंस के ऊपर यहाँ पर इंडिया एंड यूके के बीच में एमओयू यहाँ पर साइन किया गया है। एंड जो यूके का जो क्लाइमेट माना जाता है, जो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट माना जाता है, ये क्लाइमेट इन द सेंस माना जाता है, वेदर माना जाता है। जैसे कि वेदर सुबह क्या वेदर था, शाम को क्या वेदर हो गया, मतलब सुबह धूप थी, शाम को थोड़ी ठंडी हुई, देन वापस बारिश चालू हो गई, ठीक है। तो एक दिन भर के अंदर वेदर बदलता रहता है। तो वेदर मतलब इन द पॉइंट एक डे टू डे फिनोमेना होता है। लेकिन एक जो क्लाइमेट होता है बेसिकली पूरे रीजन का। जैसे इंडिया का कौन सा मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसके अलावा मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, इसके अलावा डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। तो बहुत सारे तरह के यहाँ पर क्लाइमेट होते हैं। लेकिन यूके का क्या है कि वहाँ पर जो क्लाइमेट इतना ज़्यादा वेरी करता है कि उसको जैसे वेदर होता है कि सुबह जैसे अभी अपने यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो दिन भर गर्मी रहती है, दिन शाम के टाइम बारिश हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कि वेदर कैसा है। तो यूके का जो क्लाइमेट है वो एक वेदर की तरह यहाँ पर काम करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किन किन देशों के बीच में यहाँ पर अभी एमओयू यहाँ पर साइन हुआ था। तो बिटवीन इंडिया एंड यूके यहाँ पर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये यहाँ पर साइन हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास 3 मार्च से रिलेटेड। तो 3 मार्च को क्या यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो 3 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड द थीम इज लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लेनेट। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिनको हमें 2015 से लेकर 2030 तक हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है, उसके अंदर भी ये गोल रखा गया है कि लाइफ बिलो वाटर के लिए भी हमें यहाँ पर काम करना है। जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं पता है तो वो हम आने वाले लेसन्स के अंदर यहाँ पर कवर करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी तरह की चीज़ को ऐसे यूज़ करना जिससे कि हमारे भी यूज़ हो जाए एंड आने वाली पॉपुलेशन के लिए भी हम उसको यहाँ पर छोड़ के जा सके। तो आपसे डे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, इसके अलावा इसकी थीम क्या थी। तो 3 मार्च को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है एंड इसकी जो थीम थी वो थी लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लेनेट, क्योंकि
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बायोडाइवर्सिटी से, इसके अलावा कोरल रीफ से, हमारे जो इकोसिस्टम से बहुत ज़्यादा जो हमारी इकोनॉमी है वो भी जुड़ी हुई है। अगर कोरल रीफ्स वगैरह जो इकोसिस्टम है वो अच्छा से रहे तो हमारी जीडीपी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसीलिए जो लाइफ बिलो वाटर है वो लोगों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं तो वहाँ पर जो उनका जो स्टेपल फूड माना जाता है, तो स्टेपल फूड उनका यहाँ पर क्या माना जाता है, जो सी फूड होता है, जो फिशेज़ वगैरह होती है, ठीक है, तो वही वहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो वो लोगों के लिए भी यहाँ पर ज़रूरी है, इसके अलावा हमारे प्लेनेट के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास एमओयू से रिलेटेड। तो इंडिया एंड नॉर्वे साइंड एमओयू फॉर अंडरटेकिंग नॉन इंटेंसिव जियोलॉजिकल सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन। तो एक और एमओयू से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ है। तो ये किस किस के बीच में यहाँ पर साइन हुआ है? इंडिया एंड नॉर्वे के बीच में यहाँ पर ये साइन हुआ है। किस फील्ड के अंदर? तो जियोलॉजिकल सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन। तो जियोलॉजिकल सर्वे जो होता है किसी भी जगह का, तो उसको उसके अंदर ये दोनों जो कंट्री है ये यहाँ पर टेक ट्रांसफर यहाँ पर करेंगी। तो दोनों के बीच में उसी को लेकर यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास राइनोस से रिलेटेड। तो राइनोस से रिलेटेड हमारे पास क्या न्यूज़ है यहाँ पर? तो इंडियाज ट्रांस बाउंड्री कोलेबोरेशन विद इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, मलेशिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न राइनो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे यहीं से बन जाता है कि जो ट्रांस बाउंड्री जो कोलेबोरेशन साइन हुआ था वन हॉर्न राइनो को बचाने के लिए, किन किन देशों के बीच में साइन हुआ था? तो ये इंडिया के साथ हुआ था, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान एंड मलेशिया। तो 5 देश मिलकर यहाँ पर इसको यहाँ पर साइन किया गया था। एंड इसका जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस। तो इससे आपसे पूछा जा सकता है कि न्यू दिल्ली जो डिक्लेरेशन है एशियन राइनोस के ऊपर, उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर इन्वॉल्व है? तो आपको ध्यान रखना है इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान एंड मलेशिया इसके अंदर यहाँ पर इन्वॉल्व है। एंड ये जो डिक्लेरेशन है किसके द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा IUCN, इसके अलावा WWF मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा यहाँ पर इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसका बेसिकली एम क्या था? टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ 3 स्पीसीज ऑफ द एशियन राइनोस इंक्लूडिंग द ग्रेट वन हॉर्न राइनोस फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जैसे कि आपको पता होगा इंडिया के अंदर लगभग वर्ल्ड के 85% यहाँ पर जो वन हॉर्न राइनो है वो आसाम के अंदर वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने इन सबको बचाने के लिए, मतलब एशिया के जो राइनोस हैं इनको यहाँ पर बचाने के लिए 12 पॉइंट स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनाई है। तो वो आपके इतने ज़्यादा काम के नहीं है डिटेल के अंदर। आपसे मेनली MCQ के बेस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके अलावा स्टेटमेंट बेस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा जो ये राइनोज है कौन कौन सी लिस्ट के अंदर है? तो जो वन हॉर्न राइनो है, ठीक है, ये कौन सी लिस्ट के अंदर है? ये वल्नरेबल लिस्ट के अंदर है। IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसके अंदर दर्जा दिया जाता है कि कोई स्पीसीज वो एक्सटेंट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो वन हॉर्न राइनो है ये वल्नरेबल है। ठीक है, इसके अलावा जो जावन एंड सुमत्रा है, ठीक है, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड 12 पॉइंट स्ट्रेटेजी इससे जुड़ी हुई है। इसके अलावा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस भी वन हॉर्न राइनो से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है एमिसेट से रिलेटेड। तो एमिसेट क्या था यहाँ पर बेसिकली? तो एमिसेट इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट फॉर द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय इसरो। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा यहाँ पर छोड़ा गया था? तो इसरो के द्वारा यहाँ पर छोड़ा गया था। और ये किसके लिए यहाँ पर बनाई गई थी? तो जो हमारी DRDO है तो उसके लिए यहाँ पर बनाई गई थी। एंड इसको जो छोड़ा गया था वो किसके द्वारा यहाँ पर छोड़ा गया था? तो बाय PSLV C45 के द्वारा इसको यहाँ पर छोड़ा गया था। तो आपसे छोटे जो एग्जाम्स है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमिसेट यहाँ पर किससे रिलेटेड है, इसके अलावा इसको किसके लिए यहाँ पर बनाया गया था, किसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया था? तो एमिसेट को यहाँ पर बनाया गया था इसरो के द्वारा। एंड किसके लिए यहाँ पर बनाया गया था? DRDO के लिए यहाँ पर बनाया गया था। एंड जब इसको छोड़ा गया था PSLV C45 से तो इसको अकेले यहाँ पर नहीं छोड़ा गया था, इसके साथ 20 और इंटरनेशनल जो सैटेलाइट्स थी वो यहाँ पर छोड़ी गई थी। इंटरनेशनल नैनो सैटेलाइट, जैसे कि आपको पता होगा हमारा जो इसरो है उसकी जो सैटेलाइट भेजने के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, काफ़ी ज़्यादा कम रेट के अंदर यहाँ पर जो वो मिशन है उनको पूरा कर देता है। जैसे कि आपको पता होगा जो हमारा मिशन मंगल था उसको भी ओनली 400 करोड़ रुपीज़ के अंदर यहाँ पर उन्होंने सक्सेसफुली उसको यहाँ पर प्लेस कर दिया था। जबकि इतना तो जो बजट होता है वो जो US की जो मूवीज़ होती है उससे ज़्यादा बजट इनका होता है, जितने पैसों के अंदर हमने यहाँ पर हमारा जो मिशन था वो कंप्लीट कर लिया था। एंड इंडिया फर्स्ट कंट्री यहाँ पर ऐसी बन गई थी जिसने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही अपना जो मार्स मिशन था उसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। तो ऐसे जब भी सैटेलाइट्स वगैरह भेजे जाते हैं तो इसरो के पास काफ़ी इससे ज़्यादा रेवेन्यू आता है एंड काफ़ी डॉलर्स इससे ज़्यादा जो सैटेलाइट भेजने से हमारे पास आते हैं। तो एमिसेट के साथ साथ ही यहाँ पर 20 इंटरनेशनल नैनो सैटेलाइट यहाँ पर भेजे गए थे, जिसके अंदर चॉइस तो थे किसके?
यूएस के थे, 2 थे लिथुनिया के, एंड एक एक किस किस का था यहाँ पर, स्पेन एंड स्विट्जरलैंड का यहाँ पर एक एक था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्या इसको सिंगल यहाँ पर भेजा गया था? तो सिंगल नहीं भेजा गया था, इसको अदर 28 सैटेलाइट के साथ इसको यहाँ पर भेजा गया था। तो अब देखते हैं एमिसेट है क्या बेसिकली। तो एमिसेट है यहाँ पर, एमिसेट इज एन ऑल वेदर टेरेन कंडीशन सैटेलाइट। ठीक है, तो टेरेन कंडीशन सैटेलाइट है यहाँ पर, विच विल अलाउ इट टू वर्क थ्रू क्लाउड्स, रेन, फॉरेस्ट एंड कोस्टल एरियाज। ठीक है, तो ये कंडीशन सैटेलाइट, इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ कि अगर बादल हो, चाहे रेन हो, चाहे फिर फॉरेस्ट से आप देखें या कोस्टल एरिया से देखें, ठीक है, तो यहाँ पर ये सब जगह से यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर काम करेगा। एंड इसका बेसिकली काम क्या रहेगा? टू इंटरसेप्ट एंड एनालाइज radar signals, find their location, identify the hostile radars based on their radio frequency signature। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इंडिया चारों तरफ से अपने दुश्मनों से यहाँ पर घिरा हुआ है, अपने जितने भी नेबर्स हैं उन सबके साथ हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं। चाहे भी नेपाल को लेके हम देख सकते हैं, बांग्लादेश को लेके देख सकते हैं, बांग्लादेश के साथ काफ़ी लंबे टाइम से जो तीस्ता रिवर था उसका इशू चला आ रहा था। इसके अलावा टेरिटरीज से रिलेटेड भी हमारा इशू था, जिसको हमने 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके यहाँ पर सुधारा था। इसके अलावा श्रीलंका भी जो चाइना की गोद के अंदर जाके बैठ गया है, वहाँ का जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको रिलेटेड इशू चलता रहता है। तो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर चलते रहते हैं। ठीक है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो उनके रडार हैं, अगर कोई हम पे हमला करे तो उनको कैसे हम पकड़ सकें, तो उसमें भी जो एमिसेट है, ठीक है, तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम आ सकता है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई जो होस्टाइल रडार्स बेस्ड ऑन द रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो जो हर रडार होता है उसकी एक रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, तो उसको यहाँ पर एमिसेट के द्वारा यहाँ पर कैच किया जा सकता है, एंड उससे हमारी जो डिफेंस को यहाँ पर बचाने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिलेगी। तो आपको सारे पॉइंट ध्यान रखना है। एमिसेट से रिलेटेड किसके द्वारा बनाया गया था, कहाँ से इसको छोड़ा गया था, किसके द्वारा छोड़ा गया था, अकेला छोड़ा गया था या सबके साथ छोड़ा गया था, एंड इसके भी जो बेसिक फंक्शन है ये यहाँ पर क्या क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास वेस्ट बंगाल से रिलेटेड। तो वेस्ट बंगाल की एक स्कीम थी कन्याश्री स्कीम, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में थी। तो इसको हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम सारी जो गवर्नमेंट स्कीम है वो भी यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। एंड ये स्टेट की स्कीम है, तो जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट लेसन को देख रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड यूपीएससी एसएससी वालों के लिए आपको बेसिकली ध्यान रखना है, यहाँ पर स्टेटमेंट बेस के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि ये स्कीम किस स्टेट की, इसके बेसिकली इसके अंडर क्या था वो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो वेस्ट बंगाल की स्कीम थी यहाँ पर कन्याश्री स्कीम। ये किसके लिए थी? बेसिकली सबसे पहला बनता है यहाँ पर गर्ल्स के लिए ये स्कीम है। तो ये है क्या? कन्याश्री स्कीम इज ए कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम एमिंग एट इंप्रूविंग द स्टेटस एंड वेलबींग ऑफ द गर्ल चाइल्ड बाय इंसेंटिवाइजिंग स्कूलिंग ऑफ टीनेज गर्ल्स एंड डिलेइंग देयर मैरिज अंटिल द एज ऑफ 18। तो लड़कियों के लिए जो शादी करने की एज है वो 18 यहाँ पर है, सेट है। तो कन्याश्री स्कीम क्या करती है? कंडीशनल जो कैश ट्रांसफर होता है वो यहाँ पर करती है। इससे होता क्या है कि जो लड़की का स्टेटस है, ठीक है, तो वो वहाँ पर बढ़ता है, उसकी जो स्कूलिंग है वो यहाँ पर बढ़ती है। एंड जब सरकार ऐसा खर्चा करती है, सरकार जो पैसे के लिए पैसे दे देती है बच्चियों को, तो उससे होता क्या कि माँ बाप को भी एक सपोर्ट मिलता है। जैसे कि देखा जाता है कि एक जो चाइल्ड इन्फेंटिसाइड है, मतलब जो भ्रूण के अंदर ही जो हत्या हो जाती है, तो उसका बेसिकली मेन माना जाता है कि लड़की आती है तो बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि अभी जब बड़ी होगी तो इसको लड़के छेड़ेंगे भी सही, इसका पालन पोषण कैसे करेंगे, इसकी शादी में फिर दहेज भी देना पड़ेगा। तो बहुत सारी जो इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं कि गरीबी कितनी है, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि उसको मारना ही यहाँ पर सही समझते हैं। जो एक होता है कि आपको पहले टेस्ट किया जाता है कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है, तो लड़की को भी पेट के अंदर ही यहाँ पर मार देते हैं। वो तो अब बैन हो चुका है। तो उन सबको रोकने के लिए जो एक बड़ी जो स्कीम चलाई गई थी, वो आपको जैसे पता होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान चलाया गया था, तो उसी के अंदर हम इसको मान सकते हैं कि वेस्ट बंगाल ने अपनी यहाँ पर एक स्कीम निकाली थी। उसके तहत होता क्या है कि आपको अगर कैश मिलेगा तो माँ बाप के लिए सपोर्ट रहेगा, तो माँ बाप अपनी टेंशन छोड़ के बच्चे को आगे पढ़ने के लिए यहाँ पर भेज सकते हैं। एंड अगर लड़की पढ़ेगी देन वो आगे जाके खुद के लिए यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट हो सकेगी, एंड एक कंट्री के लिए भी ह्यूमन कैपिटल के रूप में यहाँ पर काम कर सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर और बेसिकली होता क्या है कि कैश वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑफ गर्ल्स अकाउंट फॉर एवरी ईयर दे रिमेन इन स्कूल एंड वर अनमेरिड। तो जब तक लड़की स्कूल के अंदर यहाँ पर रहेगी और अनमेरिड रहेगी, तब तक जो कैश है वो लड़की के अकाउंट के अंदर यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दिस इनिशिएटिव लेड टू अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन चाइल्ड मैरिज, इंक्रीज इन फीमेल एजुकेशन एंड फीमेल एम्पावरमेंट। तो इसकी वजह से हुआ क्या है बेसिकली कि जो चाइल्ड मैरिज होती है उसके अंदर रिडक्शन हुआ है, क्योंकि अगर लड़की पढ़ नहीं रही है, घर बैठी है, तो माँ बाप सोचते हैं कि इसकी अब शादी करा देते हैं। लेकिन अगर लड़की पढ़ रही है तो उससे
मैरिज की जो एज है वो भी यहाँ पर बढ़ती जाएगी, ताकि उसको अपने लिए यहाँ पर टाइम मिल सके, वो एक मेंटली एंड फिजिकली अच्छी खासी डेवलप हो सके। इसके अलावा इंक्रीज इन फीमेल एजुकेशन, उसकी एजुकेशन बढ़ेगी तो उसका एम्पावरमेंट भी यहाँ पर होगा, वो फैमिली के लिए भी यहाँ पर कुछ कर सकती है, खुद के पैरों पर यहाँ पर खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं किसके अंदर, कन्याश्री स्कीम के अंदर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किस स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास इंडियन यूएसए से रिलेटेड। तो इंडियन यूएसए ने यहाँ पर एक मेमोरेंडम यहाँ पर साइन किया है, एक मतलब डील हुई है इनके बीच में। तो उसके अंदर होगा कि टिपलाइन रिपोर्ट्स ऑन मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन। तो जो भी जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, जहाँ पे भी जैसे यूएस के बच्चे भी खो जाते हैं, उनकी चोरी हो जाती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर उनको डाल दिया जाता है, ऐसे इंडिया के अंदर भी होता है। तो दोनों देश उसके लिए यहाँ पर काम करेंगे। इन दोनों के पास जो भी इंटेलिजेंस की जो भी रिपोर्ट्स वगैरह रहेंगी, तो उसको यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास ग्वालियर एमपी से रिलेटेड। तो ग्वालियर एमपी यहाँ पर क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पर एक सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स सेटअप किया जाएगा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ये सेंटर यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने यहाँ पर डिसेबल जो पर्सन है उनके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम किया है, उनके लिए काफ़ी स्कीम यहाँ पर निकलती है। एंड उनको जो पहले विकलांग बोला जाता था उसको भी यहाँ पर चेंज करके उनको दिव्यांग अब बोला जाने लगा है। तो आपको ध्यान रखना है सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स कहाँ पर सेटअप किया जाएगा, तो ग्वालियर एमपी के अंदर यहाँ पर इसको सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पर लोन ग्रांट किया है। तो ग्रांटेड लोन ऑफ $926 मिलियन का यहाँ पर रेल जो मुंबई मेट्रो रेल सिस्टम है उसको यहाँ पर इन्होंने लोन दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। तो जब हम इंटरनेशनल बॉडीज़ वाला जो चैप्टर करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको इसके बारे में डिटेल के अंदर बताऊँगा। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि इनसे हमने यहाँ पर लोन लिया है मुंबई मेट्रो रेलवे सिस्टम के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज के रूप में। तो इंटरनेशनल एजेंसी ने यहाँ पर क्या किया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस बिकम 25th मेंबर। तो जो हमारी मिनिस्ट्री है पेट्रोलियम नेचुरल गैस की, वो इसका 25th मेंबर यहाँ पर बन चुकी है। एंड जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसकी 1974 के अंदर यहाँ पर इसका फाउंडेशन रखा गया था। ये किसके फ्रेमवर्क के तहत काम करती है, तो बस जो OECD जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो उस ग्रुप के फ्रेमवर्क के अंदर यहाँ पर ये काम करती है। एंड एक ये ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंट यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड इनकी काफ़ी ज़्यादा जो रिपोर्ट्स निकलती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक हो गया, वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिक्स हो गया, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस हो गया। तो ये सारी रिपोर्ट्स जो होती है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज के रिलेटेड यहाँ पर निकलती है। मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन सारी रिपोर्ट्स को यहाँ पर निकालता है। तो उसका ही इंडिया यहाँ पर 25th मेंबर यहाँ पर बन चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास राजकोट गुजरात से रिलेटेड। तो डिक्लेयर्ड एज न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, एक होता है ग्रीनफील्ड, एक होता है ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी खाली जगह उसको पूरा यहाँ पर नया बनाना, मतलब उसको पूरा इकोनॉमी के हिसाब से बनाना। एंड एक होता है कि ब्राउनफील्ड मतलब एग्जिस्टिंग जो चीज़ है उसको यहाँ पर उसके अंदर ही यहाँ पर चेंज करना। जैसे कि स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही थी, तो ऐसा नहीं है कि जो 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं उनको अलग से ही पूरी पहले अलग सिटीज़ बनाई जाएंगी, ऐसा नहीं है। जो पहले से सिटीज़ हैं तो उनको ही यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, उनको ही स्मार्ट यहाँ पर बनाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। एंड अगर शुरू से ही कोई चीज़ यहाँ पर बनाई जा रही है, जैसे कि जो ढोलेरा स्मार्ट सिटी है, आपने उसका नाम सुना होगा, गुजरात के अंदर इंडिया की पहली स्मार्ट सिटी बनने वाली है वो। एंड उसके बारे में आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं कि इंडिया कितना ज़्यादा वैसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक सिटी से हमारा यहाँ पर काम नहीं होगा, हमारे पास वैसे लगभग 50 से 100 वैसी सिटीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। तो राजकोट गुजरात एक न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल से रिलेटेड। इंटरनेशनल योगा डे अलग होता है जो 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, जो अब आने वाला है। एंड इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल अलग होता है। तो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर, तो फ्रॉम 1 to 7 मार्च यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया था एज इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। एंड दिस टाइम इट इज़ हेल्डिंग इन ऋषिकेश। इन जो 2019 का जो एडिशन था वो कहाँ पर हुआ था, तो ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ये हुआ था एंड किस किस डेट से किस किस डेट तक यहाँ पर ये कंडक्ट कराया गया था। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको लेसन अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव इट ए थम्स अप। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जो कहीं बड़ी सिटीज़ के अंदर जाके एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स भी नहीं ले सकते हैं, तो आप उनको प्लीज़ मेरा चैनल यहाँ पर रेफ़र कीजिए, ताकि आप भी उनकी जो लाइफ है उनको इम्प्रूव करने के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें। एंड मैं भी उनकी लाइफ इंप्रूव करने में, उनको कुछ ज्ञान देने में, उनकी लाइफ में छोटा सा पार्ट मैं भी यहाँ पर अपना जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकूँ। So guys, this is the end of our lesson. I hope you like it and thank you for watching.